नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज है आपका 30 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। सभी शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। सभी चारों शिफ्ट में जो भी प्रश्न जीके और हिंदी के सेक्शन से पूछे गए, सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आ गया हूं। दोस्तों, यहां पर 75 प्लस जीके जीएस प्लस हिंदी के प्रश्न देखेंगे, साथ ही साथ इसके 4 गुना से ज्यादा यानी 5 गुना भी बोल सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे। तो कुल मिला के जो है यहाँ से आप 500 जीके का रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे, नहीं तो देरी हो जाएगी। बिना टाइम गवाए चलते हैं, सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ समझते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? देखिए, ये वीडियो उन भाई बंधुओं के लिए काफी इंपोर्टेंट होता है जो अभी भी एग्जाम देने वाले हैं एसएससी जीडी का, जो जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। उनको तो बड़े इत्मीनान के साथ सुनना है और जो कुछ भी नया लगे उसे कहीं नोट कर लेना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो ये आपका मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा के साथ साथ मैंने माथुर साहब का नाम भी याद रखने को बताया था कि भाई जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगे, क्योंकि ये नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 370 हटाने के साथ साथ इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो ये दोनों नया है, इसीलिए यहाँ के जो है ज्यादा पूछा जाएगा। तो आज जम्मू कश्मीर छपे हैं श्री मनोज सिन्हा। अभी भी श्री राधा कृष्ण माथुर साहब जो है लद्दाख के जो उपराज्यपाल है बचे हुए हैं। एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि हर केंद्र शासित प्रदेश के जो शासन चलाने वाले होते हैं उसे उपराज्यपाल ही नहीं कहा जाता है, कहीं कहीं इसे प्रशासक भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात पहले से समझ लीजिए, है ना। इसके अलावा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के वर्तमान में कौन है? तो एडमिरल डीके जोशी साहब है। चंडीगढ़ के पुरोहित साहब है। दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव दोनों को मर्ज करके एक ही बनाया गया है, तो प्रफुल्ल पटेल है वहां का। दिल्ली का जो है ये अनिल बैजल साहब बदल गए हैं। यहाँ पर जो है अब विनय कुमार सक्सेना जी आ गए हैं। ये बात भी ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, विनय कुमार सक्सेना को पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा लक्षद्वीप जम्मू कश्मीर समझ ही गए, मनोज सिन्हा। लक्षद्वीप का श्री प्रफुल्ल पटेल अतिरिक्त प्रभार में। इसके अलावा लद्दाख का श्री राधा कृष्ण माथुर और पुदुचेरी का डॉक्टर तमिल साई सौंदरराजन। तो आने वाले शिफ्ट के लिए जो मेरे तरफ से हिंट है, ये आपका पुदुचेरी का याद रखना है, लद्दाख का याद रखना है और एक आपका दिल्ली का फिर से याद रखना है क्योंकि नया बना है तो हो सकता है इसे रिपीट करें। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए, सतरिया नृत्य जो है ये असम राज्य से संबंधित है। इसी शुरू करने का श्रेय जो है श्री शंकर देव को दिया जाता है। शंकर देव कौन थे? तो वैष्णव संत थे। ठीक है, वैष्णव संत जो थे आपके कौन थे? शंकर देव। यही शुरू करने का श्रेय दिया जाता है किस नृत्य का? सतरिया नृत्य को। सतरिया नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो क्लासिकल डांस है, यानी जो है शास्त्रीय नृत्य है। भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिलोंग नहीं, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? तो ये आपका जो है तमिलनाडु से, मोहिनीअट्टम केरल से, कथकली भी केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ओडिसी ओडिशा से, मणिपुरी मणिपुर से, कथक नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत से और सतरिया असम से। ये आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसे शुरू करने के श्रेय शंकर देव को ये बता ही दिए थे। इसके अलावा दिसंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल जो है ये आनंद बोस से पहले जगदीप धनखड़ साहब थे। पहले जो है अभी तो है आनंद बोस साहब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, इससे पहले कौन थे? जगदीप धनखड़ साहब। जगदीप धनखड़ साहब वर्तमान में क्या है इंडिया में? तो 14वें उपराष्ट्रपति है। देखिए, आपका वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इनका नाम तो जल्दी एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन रैंक जरूर पूछेगा कि ये कितनेवें नंबर का है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अभी चल रहे हैं आपका 15वां नंबर और उपराष्ट्रपति चल रहे हैं 14वां नंबर। दोनों बात ध्यान रखेंगे। मुर्मू साहिबा जो है ये आपका 15वां नंबर के राष्ट्रपति हैं और जो जगदीप धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति बने हैं ये 14वें उपराष्ट्रपति है। इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल थे, राज्यपाल थे। अभी जो पश्चिम बंगाल में आपका ममता बनर्जी जो है ये एकमात्र महिला सीएम है करेंट में भारत के अंदर। कहीं भी जो है महिला सीएम नहीं है इस समय, खाली जो है ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल का। तृणमूल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, ये बात भी ध्यान रखना है। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य। देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार एग्जामिनर आपको 3 फॉर्म से क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तो सबसे ज्यादा जनसंख्या या सबसे कम जनसंख्या,
दूसरा सबसे अधिक लिटरेसी या सबसे कम लिटरेसी, तीसरा सबसे अधिक लिंगानुपात या सबसे कम लिंगानुपात, चौथा जो आपसे पूछा जा रहा है कि 2000 सेकेंड वाला पूछा जा रहा है कि दूसरे नंबर पे कौन होगा, सबसे कम में, सबसे ज्यादा, घनत्व में, ये सब में। चलिए यहाँ पे एक बार मौखिक रूप से डिस्कस करते हैं, फिर तो लिखा हुआ आपके सामने पढ़ा ही है, ये पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। चलिए, तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। इसका अपोजिट सबसे अधिक कौन सा होगा? केरल होगा। ठीक है, सेकंड सबसे कम साक्षरता बोलेगा ना तो आंध्र प्रदेश मारना मेरे दोस्तों, राजस्थान मत मार देना। राजस्थान जो है पार्टिकुलर जब महिला साक्षरता की बात करें कि सबसे कम जो है महिला साक्षरता किसकी है, तो राजस्थान का है। ठीक है, वैसे राजस्थान ओवरऑल साक्षरता में तीसरे नंबर पे है नीचे से, सबसे पहले है नीचे से बिहार, 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और 3 नंबर पे है राजस्थान। शुरू से यानी टॉप से जो है सबसे पहले पे है केरल, 2 नंबर पे है मिजोरम और 3 नंबर पे है आपका गोवा। ठीक है, तो ऊपर से भी 3 और नीचे से भी 3 आपको याद रखना है। सबसे कम 3, सबसे कम साक्षरता वाला 3, सबसे अधिक साक्षरता वाला 3। इसी प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या आपका दिल्ली का है, 2 नंबर पे पुदुचेरी का है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। और 3 नंबर पे आपका जो है चंडीगढ़ का है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व की बात कर ले तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, और इधर आम मतलब साधारण राज्य में जो है बिहार की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। सबसे अधिक लिंगानुपात की बात कर ले तो केरल होती है, सबसे कम लिंगानुपात की बात कर ले तो हरियाणा होती है। सबसे अधिक जनसंख्या की बात कर ले तो यूपी होती है, सबसे कम जनसंख्या आपकी सिक्किम में होती है। सबसे अधिक जो केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या बता ही दिए दिल्ली है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है आपका बिहार है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, सबसे अधिक लिटरेसी केंद्र शासित प्रदेश का पूछेगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा, यहाँ का लिटरेसी 91 पॉइंट जो है 6 से ज्यादा है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे जनगणना के रिगार्ड में, जनगणना से इतने ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब यहाँ पे कुछ जो है पॉइंट छपे हैं, इसको आप एक बार देख लीजिए। जनगणना 2011 सबसे कम साक्षरता राज्य बिहार है, दूसरा सबसे कम साक्षरता राज्य अरुणाचल प्रदेश है। मैं लिखने के बावजूद भी मौखिक रूप से इसलिए बोल देता हूँ मेरे भाइयों कि एक बार सुनो और एक बार फिर से बोलो, इसी में आपका याद हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके पास इतना टाइम है नहीं, है ना। तो मैं चाहता हूँ क्लास देखते देखते आपको जो है 90% तो याद हो जाए। ठीक है, सबसे कम महिला साक्षरता राज्य कौन सा है? राजस्थान है। समग्र साक्षरता भारत की बात करेंगे तो 74.04 होता है, जिसमें पुरुष का 82.4 है और महिलाओं का 65.4 है, याद रखेंगे। ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता आपका केरल का है, 82 पॉइंट जो है 1 से 4 के बीच में आपको किताब देता है, लेकिन 82 याद रखना है। ठीक है, पुरुष साक्षरता भारत में। सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में जो है साक्षर ये आपका लक्षद्वीप है, 91% से अबव। सबसे अधिक लिंगानुपात आपका केरला का है, सबसे कम लिंगानुपात आपका हरियाणा का है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, उस समय अंग्रेज गवर्नर थे। इसके बाद जो लगातार जनगणना आप देख रहे हैं कि 10 साल पे होती है, ये आपका 81 से लगातार किया गया रिपन के समय। 2021 की जो जनगणना आयुक्त है, जो पंजीयक बनाए गए, जनगणना महापंजीयक, ये मृत्युंजय कुमार को बनाया गया है, ये विवेक जोशी का स्थान लिए हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, अभी विवेक जोशी नहीं है भैया। जनगणना के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है या हिंदी में इसे जनआंकिकी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। पढ़ो कुछ ऐसा कि गर्दा मचा दो, है ना। इसके अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी युद्ध हुई थी? देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना का अगर आपको अवधि याद है तो आप जो है ऐसे ही मार देंगे। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है 1969 से 1974 के बीच रखा गया था। इसी पंचवर्षीय योजना में जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब? 1969 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी जो थी उस समय की प्रधानमंत्री थी। और ये जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है ये 19 जुलाई 1969 को किया गया है। ठीक है, तो इसी के समय जो बांग्लादेश के विवाद पे पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हो गया और पाकिस्तान को खदेड़ दिया गया। ठीक है, 1971 में। तभी तो 16 दिसंबर 1971 को जो है आपका बांग्लादेश की आजाद होता है ना। ये बात भी इसी में हुआ था। इसी के कुछ दिनों के बाद, दिसंबर से बात स्टार्ट हो गई थी लेकिन जनवरी तक पहुंच गई, आपका शिमला समझौता होता है 1972 में। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है पाकिस्तान एक बार और युद्ध किया है आपको इंडिया में, चाइना भी किया है ना। इसके अलावा सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो स्वर्ण होता है।
ठीक है। इसके अलावा निम्न सदन में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 550 हो सकते हैं। अब देखिए निम्न सदन क्या होती है और अपर सदन क्या होता है, ये इसका इतिहास कहाँ से आया है, तो ब्रिटेन से आया है। ब्रिटेन में जो नीचे तबके के लोग होते थे तो एक सदन में बैठते थे, तो धीरे धीरे इसमें निचला जो कम मतलब जो काम आजकल जो आपको आदमी को मापते हो तो लिटरेसी के हिसाब से कम मापा जाता है, धन के हिसाब से ज्यादा मापा जाता है। तो जो आदमी थोड़ा मध्यम वर्ग का था इसमें बैठता था तो इसे हाउस ऑफ कॉमन्स नाम दे दिया गया। आज भी ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं निचली सदन को, ठीक है। तो इसी से अपनाया गया इंडिया में। जो निचला सदन है इसे लोकसभा कहा गया और जो बड़का सदन है उसे राज्यसभा कहा गया, ठीक है। तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। इसमें टोटल 550 सदस्य हो सकता है। पहले जो है 552 सदस्य होता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो एंग्लो इंडियन वाली प्रथा थी आपकी कि भाई एंग्लो इंडियन की जो है दूगों का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो ये वाला सिस्टम को हटा दिया गया। तब से लेकर अब तक जो है 550 को सदस्य लोकसभा में हो सकता है। और जो भारतीय संसद का अभिन्न अंग अगर आपसे कोई पूछता है तो लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ प्रधान मतलब राष्ट्रपति भी जो है भारतीय संसद के अभिन्न अंग है, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा को निम्न सभा और राज्यसभा को अपर सदन कहा जाता है। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि लोकसभा में मैक्सिमम नंबर जो स्ट्रेंथ है कितना है, तो 550, और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो 250। अगर 250 की बैफरकेट कर ले तो 238 जो है इलेक्ट होके आ सकते हैं और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो मनोनीत करने की प्रक्रिया है राष्ट्रपति के द्वारा, ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व भी लिए गए हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आयरलैंड देश के निवासी कौन सी महिला जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रोल निभाई। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तभी जानूं कि आप लोग भी जो है पढ़ते हैं इंटरेस्ट के साथ। अगला प्रश्न जो है मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट है, एंग्लो इंडियन वाली सिस्टम 104वां, ये तो मैं समझा चुका, 104वां से जो है एंग्लो इंडियन की सिस्टम हटा दिया है। यहाँ सिर्फ लोकसभा में ही नहीं, विधानसभा में भी एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति किया जाता था आपका जो है गवर्नर के द्वारा, इसे भी हटा दिया गया है। और दोनों का आर्टिकल भी आपको याद होना चाहिए। 331 आर्टिकल के द्वारा जो है लोकसभा में राष्ट्रपति करते थे एंग्लो इंडियन की नियुक्ति, और 333 के तहत गवर्नर करते थे उस राज्य के विधानसभा में। ये दोनों आर्टिकल भी फिलहाल जो है निष्क्रिय हो गए हैं, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है साधारणतः, और राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है। अस्थायी से हमारा तात्पर्य है इसका विघटन संभव नहीं है, कभी विघटित नहीं होता है। लोकसभा समय से पहले भी भंग हो सकता है आर्टिकल 85 के थ्रू प्रेसिडेंट के द्वारा, जब आपातकाल हो जाए, कोई युद्ध वगैरह छिड़ जाए, है ना। इसके अलावा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा तो 5 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा तो 6 वर्ष। इसके अलावा लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। आप इन दोनों चीज को रिलेट कर सकते हो विधानसभा और विधान परिषद से। विधानसभा में भी 25 वर्ष और विधान परिषद में 30 वर्ष। लेकिन ग्राम पंचायत में पूछेगा मेरे भाइयों तो 21 वर्ष मारना, ठीक है। ग्राम पंचायत में जो सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष की उम्र ही चाहिए होती है। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, ये बात मैंने मौखिक रूप से दोहरा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य तेलंगाना से संबंधित है, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य तेलंगाना से संबंधित है, तो शिव तांडव, गुसाडी, ठोलू, बुलम्मत, ये सब जो है तेलंगाना का प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा मेदराम यात्रा, ये भी तेलंगाना का त्योहार है जो 4 दिनों तक चलती है। और इंडिया में कुंभ मेला के बाद सेकेंड सबसे बड़ा मेला है आपका मेदराम यात्रा मेला। जैसे सोनपुर मेला बिहार में लगती है, उसी प्रकार से जो सोनपुर मेला बिहार में लगती है वो पशु मेला है, ठीक है। मेदराम यात्रा त्योहार जो है ये इसमें जो है एक त्योहार के रूप में मेला होती है, ठीक है। जैसे कुंभ भी एक त्योहार के रूप में मेला होता है, लेकिन कुंभ एक जगह नहीं लगता है, कुंभ कई जगह लगता है, जो 4 जगह लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और आपका नासिक में, ठीक है। बोनालू और बतुकम्मा ये भी तेलंगाना का ही महोत्सव है, जिसमें बतुकम्मा को फूलों का महोत्सव कहा जाता है, फूलों का महोत्सव कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारत का 49वां सीजीआई कौन है, पूछा गया था, तो यूयू ललित साहब जो है भारत के 49वां सीजीआई थे। वर्तमान में भारत के 50वां सीजीआई चंद्रचूड़ साहब है। भारत के प्रथम सीजीआई जो है जस्टिस हीरालाल जे
कानिया थे। ठीक है, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की गठन की बात कही गई है। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1905 में किया गया था, जो आपका दिल्ली में है। और देश में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है, जिसमें सबसे उच्च न्यायालय आपका आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता मध्य प्रदेश है, इन्होंने महाराष्ट्र को हराया है। महाराष्ट्र सबसे अधिकतम यानी 41 बार रणजी ट्रॉफी जीत चुके हैं। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, एशेज श्रृंखला, ये सब जो है आपका ये जो किससे है? आपका क्रिकेट से है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। श्री कृष्णा नायर किस नृत्य से संबंधित है? इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो कृष्णा नायर जो है ये आपका कथकली से संबंधित है। कथकली से मृणालिनी साराभाई भी है, शांता राव है, कृष्णा कुट्टी है, ये सभी कथकली से संबंधित है। कथकली जो है केरल का नृत्य है। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति ये सब भरतनाट्यम से संबंधित है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल ये भी भरतनाट्यम से है। टी बाला सरस्वती ये भी भरतनाट्यम से है ना। इसके अलावा जो है आपका पिल्लई, मीनाक्षी पिल्लई ये भी आपका भरतनाट्यम से है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा किस वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी सबसे अधिक गिरी थी? कोई बच्चा बता रहा था कि जीडीपी से ये क्वेश्चन नहीं था। खैर जो भी हो, ये क्वेश्चन प्राप्त नहीं हो पाया था, मैं तभी भी आपको बताया था, इसीलिए मैं इसका आंसर नहीं दे पाया था। अगर जीडीपी सबसे अधिक गिरने की बात आएगी ना मेरे दोस्तों भारत के अंदर, तो 2021 वर्ष में होगा, और ये वित्तीय वर्ष होगा आपका 2020-2021। क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना की मार से जो है हर देश की जीडीपी गिर गई थी, जो भारत की भी गिरी थी, और ये गिर के जो है काफी ज्यादा गिर गई थी, 39% तक जो है गिर गई थी। इसीलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपते हैं। सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 12 से 17 है, ये तो आप भी जानते हैं। इससे पहले वाले शिफ्ट में बताया था, और ये थर्ड शिफ्ट में छप गया है। ठीक है, इसके अलावा पंचवर्षीय योजना की शुरुआत आपका 1991 में होता है। पंचवर्षीय योजना वाला हैराल्ड डोमर, दूसरा पीसी महालनोबिस, और तीसरा जो है गाडगिल फार्मूला या चक्रवर्ती फार्मूला पे जो है आपका आधारित था। इसके अलावा पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि जो है होता है, जो प्राथमिक सेक्टर में आते हैं उन्हें बढ़ावा दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो पहला में दिया गया, जो दूसरा में दिया गया, दोनों पे विशेष बल दिया गया जोड़ के, तो कृषि और भारी उद्योग दोनों पे बल दिया गया था। ठीक है, इसके बाद पंचवर्षीय योजना कौन बनाते हैं? ये तो अब पुराना हो गया, योजना आयोग बनाते हैं। योजना आयोग कुल 12 पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया। अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012-2017 था, लेकिन इसे 2015 में ही खारिज करके नीति आयोग बना दिए गए। मैं आज फिर से बताना चाहूंगा, नीति आयोग के बारे में अच्छे से जानकारी ले ले, क्योंकि नीति आयोग से आज भी एक क्वेश्चन आया है कि 2022 तक नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो नीति आयोग से एक न क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि बेसिकली ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है। यहाँ पे जो है कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री, सभी राज्य के मुख्यमंत्री, ये सब का जो है इसमें बोला वाला होता है। तो ये काफी जो है इंपॉर्टेंट संस्था होती है। तालाब का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। सरोवर, तड़क जो है ये आपका तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके अलावा ब्रबोन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है। इसके बाद अभी पूछा गया था रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो ग्वालियर में स्थित है। आने वाले शिफ्ट के लिए कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ये दोनों कहाँ पर है? तो ये दोनों आपका जो है उड़ीसा के अंदर है, और उड़ीसा के अंदर जो है हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया गया है। ठीक है, इसीलिए ये दोनों स्टेडियम जरूर आपसे पूछा जाएगा। मेरे से कोई 100% वाला मोहर ले ले कि ये पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, तो ये 100% पूछा जाएगा। ठीक है, काफी दिनों की एक्सपीरियंस के साथ बात करता हूं दोस्तों, कोई भी बात हवा में नहीं करता हूं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, मैंने जब कहा भाई ये क्वेश्चन देखना एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आया है, अभी तक तो आया है, आगे भी अगर ठीक ठाक रहा सब कुछ तो आते ही रहेंगे। ठीक है, काठ का उल्लू मुहावरा का अर्थ क्या है? ये होता है मूर्ख। ठीक है, इसके बाद ISCR के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो त्रिलोचन महापात्रा। ठीक है, ये आपका जो ISCR के वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, जैसा कि मुझे समझ आ रहा है यही है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, 2019 में भरतनाट्यम में किस नृत्यांगना को या नर्तक को पद्मश्री दिया गया था? इसमें से एगो ऑप्शन दिया गया था आपका नटराज, तो नटराज को दिया गया था। नटराज बेसिकली जो है ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर आप समझ रहे हैं, जो ना तो मेल होता है और ना ही फीमेल होता है, बीच वाला होता है, उसे ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो ये जो है आप पहला ट्रांसजेंडर महिला होगा जिसे नृत्य में जो है आपका पद्मश्री मिला है। वैसे ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे कि पहला ट्रांसजेंडर महिला जिसे पद्मश्री मिला,
तो मोजम्मा जोगत्ती हो जाता है। ठीक है, मोजम्मा जोगत्ती, ये भी छा गया था जी एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रथम ट्रांसजेंडर महिला थी जिन्होंने पद्मश्री प्राप्त की थी। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि है। इसके अलावा भारत के तरफ से ओलंपिक में प्रथम ध्वजवाहक, ये क्वेश्चन कुछ बच्चे बताए कि नहीं पूछा गया था। ठीक है, कुछ बच्चे मुझे बताए कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, कोई आपको बेवकूफ बनाया तो ठीक है, मैं एक बच्चे से तो नहीं लेता हूँ, कई 3-4 बच्चे से लेता हूँ, तो यहाँ पे कोई झूठी बोला तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। भारत के प्रथम ओलंपिक ध्वजवाहक जो है ये आपका पूर्णा बनर्जी थे। ठीक है, ये एथलेटिक्स थे। अच्छी बात है ना कि क्वेश्चन आ गया है ना। ओलंपिक में ध्वजरोहण की शुरुआत कब होती है, तो 1920 से होती है। 1936 के ओलंपिक में जो ध्वजवाहक थे ये आपका मेजर ध्यानचंद खुद थे। मेजर ध्यानचंद के बारे में पूछा गया था उस दिन। 1936 के ओलंपिक में हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे, तो मेजर ध्यानचंद थे। जो चीज ईमानदारी है दोस्तों, इससे बड़ा और कोई चीज नहीं होता है। जो है मैं आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ भी छुपे छुपाने वाली बात नहीं है। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये बात तो आप भी जानते हैं कि हम जो आपको पढ़ाते हैं या फिर अलग से बताते हैं आपके काम की होती है, लेकिन आप लोग फिर भी अपने दिल पे पत्थर रख के एक लाइक नहीं कर सकते। आपको लगता है कि अरे क्या लाइक करना, चलो ठीक है। अगर आपको इसलिए ऐसा लगता है कि जैसा सब वैसा ये, तो बिल्कुल लाइक मत कीजिए। अगर जब आपको ये लग जाए कि ये सबसे अलग करता है, ये हमारे हित की बात करता है, ये सिर्फ काम की बात करता है, या फिर जो पढ़ाता है वो हमारे एकदम जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी वाली बात है, तो ही आप लाइक करें। और ऐसा आपको लगता होगा जैसे मुझे लग रहा है, तो फिर लाइक करने में कंजूसी क्यों, देरी क्यों। ठीक है दोस्तों, ओलंपिक की शुरुआत 1896 में होती है। भारत भाग लेना स्टार्ट करता है आपका 1900 के पेरिस ओलंपिक से। ठीक है, इसके अलावा इत्तेफाक से जो अगला ओलंपिक होगा ना मेरे भाई 2024 के अंदर, ये भी आपका जो है पेरिस में ही होगा। 2020 वाला जो ओलंपिक हुआ था, जो 2021 के अंदर हुआ था, ये आपका टोक्यो में हुआ था। भारत यहाँ पे 7 पदक प्राप्त किए थे 1+2+4 के रेशियो में, जिसमें एक गोल्ड जो है एकमात्र नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। 2 रजत में से मीराबाई चानू और रवि दहिया के द्वारा जीता गया था, और ये 48वां पोजीशन प्राप्त किया था भारत, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आगामी ओलंपिक जो होगा ग्रीष्मकालीन वाली 2024 के अंदर, ये आपका पेरिस फ्रांस में प्रस्तावित है। सागर का शरणार्थी पूछा गया था। समुद्र होता है, जलधि होता है, उदधि होता है, ये सब सागर जो समुद्र होते हैं उनके पर्यायवाची शब्द हैं। सक्रिय का विलोम जो होता है, एक्टिव का क्या होगा, डिसएक्टिव, इनर्ट हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, अक्रिय हो जाएगा, है ना, डिजेबल हो जाएगा। सरहुल कहाँ का त्योहार है, झारखंड का त्योहार है, आदिवासी के द्वारा मनाया जाता है। लोसांग, सकेवा, सागा दावा ये सिक्किम का त्योहार है। हॉर्नबिल नागालैंड का त्योहार है, और हॉर्नबिल को जो है त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, जैसे बथुकम्मा को फूलों का त्योहार कहा जाता है। मोपीन सोलुंग अरुणाचल प्रदेश के त्योहार है। सिमगो साओ जो जाओ गोवा का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न है हमारा मांडू महोत्सव, और देख लीजिए मांडू महोत्सव जो है ये आपका मध्य प्रदेश का है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आता है माच नाच। माच नाच जो है ये भी आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। खजुराहो का मंदिर आपका मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश में है। कंदरिया महादेव का मंदिर आपका मध्य प्रदेश में है। आल्हा उदल की जो स्थल है ये भी आपका मध्य प्रदेश महोबा में है, तो बहुत बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश में है। तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश में है। ये सभी बातें को आपको ध्यान रखना है। तानसेन से याद आया, तानसेन सम्मान भी मध्य प्रदेश की सरकार देती है साहित्य के क्षेत्र में। हेमिस लद्दाख के त्योहार है। नोंगक्रेम डांस महोत्सव जो है आपका मेघालय में होता है। साथ ही साथ मेघालय में मैं एक राष्ट्रीय उद्यान याद रखने को बोला हूँ, बलफक्रम। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है, तो प्रेस की स्वतंत्रता से है, इससे मीडिया वगैरह चलती है। अनुच्छेद 20 में जो है सजा आदि के मामले में प्रावधान में छूट है। 21 में निजता का अधिकार है। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 30 पे बलात्कार, श्रम और मानव तस्करी पे रोक है। 24 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है कल कारखाने में काम करना पे रोक है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 4th शिफ्ट में। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है, तो जंगम होता है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री पूछा गया था, तो प्रमोद सावंत है। ये जो है सेकेंड कार्यकाल के लिए 2022 विधानसभा चुनाव में फिर से इलेक्ट हुए हैं। गोवा के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं ये श्रीधरन पिल्लई हैं। प्रमुख त्योहार सगबो सिमगो सोआ जो जाओ, गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे छोटा राज्य है। इसके अलावा साक्षरता के हिसाब से तीसरा सबसे
उच्च पायदान पे रहने वाली राज्य है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। और ये पंचवर्षीय योजना की जो बात है, पहला दूसरा तीसरा की मॉडल और अवधि, इसकी बात मैंने इसी वीडियो में कर ली है। तो चलते हैं आगे। अगला है कि 12 पंचवर्षीय योजना बना, ये भी समझ गए। सांची का स्तूप अभी मौखिक रूप से बता ही दिया कि मध्य प्रदेश में क्या क्या है। तो सांची का स्तूप पूछा गया था आपका फोर्थ शिफ्ट में। सांची का स्तूप जो है मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के सांची गांव में है। मैंने इसे याद रखने के लिए भी बताया था कि कहाँ है। जैसे मान लीजिए मैं बिहार से हूं तो वहां पे सुधा मिल्क चलता है, सुधा मिल्क पार्लर, आप स्टेशन वगैरह पर देख लेंगे सुधा मिल्क पार्लर, इसका पेड़ा वगैरह भी आता है, बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जब मध्य प्रदेश में आप जाएंगे तो वहां पर सांची मिल्क पार्लर होती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे महाराष्ट्र या गुजरात वगैरह में जाएंगे तो वहां पे मदर डेयरी चलती है, बारना चलती है, ठीक है। तो इससे भी मैं याद रखने के लिए बताया था। अब जैसे आपको याद हो पाए भाई, देखिए एग्जाम पास करेंगे आप, नौकरी लगेगी आपको, आपका जो है अच्छा समय आएगा, तो पढ़ना भी आपको ही पड़ेगा। अब किस हिसाब से आप चीजों को याद रखते हैं, कोई तरीका ही बताएगा आपको, कोई पिलाएगा नहीं घोर के, ठीक है। और जो भी ये जो मतलब भीड़ से बचना जो आप पहले सीखिए कि भीड़ जो है, जहां पे ज्यादा भीड़ है वहां लगता है कि ज्यादा फायदे की चीज जो है आपके लिए तो नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कहता है, कह रहे हैं कि मतलब कहीं और नहीं पढ़िए, आप हर जगह पढ़िए, लेकिन पढ़िए अपने हिसाब से, ठीक है, कि हमें क्या काम का है क्या काम का नहीं है, ये चीज की परख आपको डेवलप करना होगा, ठीक है। आप हर दिन 18 घंटा पढ़ रहे हैं और काम की एक भी चीज नहीं पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि जो पढ़े हैं वो भी माइनस में जा रहा है, समझ लें। तो इसीलिए कंटेंट अच्छा पढ़िए जो आपके काम के हो, ठीक है। एक चीज यहाँ पे मैं यहाँ पे रखा हूं कि सांची की स्तूप की जो खोज हुई थी वो 1818 में हुआ था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हालांकि बना तो पहले ही था अशोक के समय। अशोक ने कलिंग युद्ध के समय 261 बीसी में जो है धर्म परिवर्तन कर लिया था और इसके मन में जो है बहुत सारे नरसंहार होने के बाद काया पलट हो जाती है इसकी, और ये जो है बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है ये उपगुप्त से लेते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अशोक को जो है देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है, कहीं कहीं ऐसा लिखा जाता है भाई, प्रियदर्शी नहीं भी लिखा जाएगा, प्रियदर्शी, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अशोक के पिता के नाम भी पूछा जाता है, तो बिंदुसार होता है, बिंदुसार, एगो होता है बिंबिसार। तो बिंबिसार जो है ये आपका अजात शत्रु के पिताजी है। अजात शत्रु मतलब हर्यक वंश, अशोक मतलब मौर्य वंश, ठीक है। अशोक, इसके बाद ये बता ही दिया अशोक के बारे में। इसके अलावा सांची का स्तूप भी यही बना है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस नृत्य भरतनाट्यम से है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। एस बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी, अरुणडेल, ये सब जो है आपका भरतनाट्यम का प्रमुख कैरेक्टर है। सतरिया असम का नृत्य है। संचालनकर्ता शंकर देव है। कथकली शंकर नारायण से जुड़ी हुई है। कृष्ण कुट्टी और शांताराव ये कथकली से जुड़े हुए हैं। शास्त्रीय नृत्य 8 है। सोनल मानसिंह, संयुक्ता पनिगिरी ओडिसी संबंधित है। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले लीजिएगा। सोनपुर मेला का आयोजन किस राज्य में होता है? तो ये आपका बिहार में होता है। यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेदराम यात्रा मेला का आयोजन जो है तेलंगाना में होता है। धनु यात्रा त्योहार जो है आपका उड़ीसा के अंदर मनाई जाती है। और खाली यात्रा कहेगा तो बंगाल के अंदर मनाया जाएगा। कुंभ मेला जो है प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में मनाया जाता है। महाकाल के दरबार में उज्जैन। उज्जैन किस नदी के किनारे है ये भी आपसे पूछते हैं, तो क्षिप्रा नदी के किनारे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता पूछा था 74.04, पुरुष का जो है 82.1 और महिला का जो है 65.4 है। यही मैं बता रहा था, कहीं कहीं 82.1 से लेकर 4 तक बीच में आपको किताब में देखने को मिलेगा। सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल है, दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा है। ये सब तो बता ही चुका। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है कि कमल का पर्यायवाची पूछा गया था, तो जलज, पंकज, नीरज। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 35 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसके जो वर्तमान में गवर्नर है ये शक्तिकांत दास है, ये 25वें गवर्नर है। और इसका मुख्यालय जो है आरबीआई का मुंबई में है। अंतिम ऋणदाता बैंक आरबीआई को कहा जाता है और बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसके प्रमुख कार्य जो है बैंक दर जारी करना होता है, मौद्रिक नीति बनाना होता है, रेपो रेट जारी करना होता है, रिवर्स रेपो रेट जारी करना होता है, और जो विदेशी मुद्रा या फिर गोल्ड बुलियन वगैरह होते हैं इसको स्टोर करने का काम आरबीआई ही करता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। सभी प्रकार का नोट आरबीआई ही छापता है और सभी प्रकार के नोट में आरबीआई के गवर्नर का ही साइन होता है। लेकिन 1 रुपए की जो नोट होती है इस पे
वित्त सचिव भारत सरकार की साइन होती है। राष्ट्रीय गीत कहाँ से निहित है, मतलब कहाँ से लिया गया है या फिर कहाँ जो है प्रकाशित है, तो आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उनके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है वो सबसे पहले भारत विधाता शीर्षक किताब में छपा था और इनके राइटर कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रीय गीत कोलकाता अधिवेशन 1896 में गाया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। और राष्ट्रीय गान जो है ये भी कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया, लेकिन 1911 में गाया गया। ठीक है। इसके अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि पूछा था, तो 12 से 17, ये फोर्थ शिफ्ट की बात है। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से शुरू होता है। मुख में जो लार होती है, लार में एक टाइलिन नामक एंजाइम होता है जिसमें मांड या स्टार्च पे पाचन का काम स्टार्ट हो जाता है। फिर यही खाना जो है आपका पेट में आता है। पेट में HCl जो है, यहाँ से HCl मिल जाता है और खाना जो है आपका अम्लीय हो जाता है और जो भी जीवाणु वगैरह आए रहते हैं इस अम्ल के प्रभाव से मर जाता है। फिर खाना आगे जाता है जहाँ पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम मिलता है जो प्रोटीन को पेप्सोन में बदलते हैं और रेनिन जो है दूध से जो केसिन प्रोटीन होते हैं उसे पचाने का काम करता है। फिर यही खाना आगे जाता है जहाँ लैट नामक एंजाइम निकलती है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है। और उधर से जो है यकृत से आपका पित्त निकलता है। पित्त जो है खाना को फिर से क्षारीय बना देता है और इस प्रकार से खाना जो है आपका छोटी आंत में अंतिम रूप से पच जाता है। ठीक है। तो ये मोटे मोटे तौर पे समझाने के लिए तो बहुत कुछ है। इसके अलावा साल 2022 तक नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो PM मोदी, क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं तब से नीति आयोग मोदी जी के बाद आए हैं और तब से मोदी जी ही प्रधानमंत्री हैं, तो अध्यक्ष कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री ही होंगे। सिंपल सी बात है। अगला एक जो प्रश्न है हमारा, नहीं एक्स्ट्रा फैक्ट है कि वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, CEO परमेश्वरम है, प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघटिया, प्रथम CEO सिंधु श्री खिल्लर। 2015 में स्थापना हुआ, जगह लिया योजना आयोग का। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधित आर्टिकल पूछा था 148, कल भी पूछा था और आज भी पूछा है। वर्तमान में भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें है, कल नहीं सॉरी 14 तारीख को पूछा, 27 तारीख को पूछा गया था। ठीक है। इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात पूछा गया था, तो हरियाणा है। सब एक्स्ट्रा फैक्ट बता ही दिया हूँ। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल है। कंदैया महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजदौला के बीच। सेना था मीर जाफर बंगाल के नवाब का यानी सिराजदौला का। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो मुगल शासक बंगाल के नवाब और आपका अवध के नवाब के बीच में। ठीक है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है, तो ये ग्वालियर में स्थित है। कछुए का पर्यायवाची पूछा गया था, कच्छप होता है, कमट होता है, कुर्म होता है। थोड़ा फास्ट चलेंगे नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म किस प्रकार का पौधा होता है, देखिए एंजियोस्पर्म जो होता है ये आवर्त बीजी होता है और जिम्नोस्पर्म को जो है हिंदी में अनावृत बीजी कहते हैं। तो इसके पौधा जो है नग्न होते हैं, कवच के अंदर नहीं होता है। विश्व की जो सबसे लंबी वृक्ष है सिकोया, ये अनावृत पौधे बीजी पौधे का ही उदाहरण है। और आवृत बीजी पौधे का सबसे बड़ा जो उदाहरण हो जाएगा आवृत बीजी वाला, ये आपका यूकेलिप्टस हो जाएगा जिसे गाँव घर में सपेता कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 27 का संबंध पूछा गया तो धर्म की स्वतंत्रता से है। उसमें भी क्या, जो धर्म के कार्य पर आप प्रचार प्रसार में पैसा खर्च करेंगे तो वो टैक्स से फ्री है। ठीक है। ये आर्टिकल 27 कहता है। इसके अलावा NRMLM का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो नेशनल रूरल लेवलीहुड मिशन होता है। ठीक है। इसका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों ये थे आज के सभी शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का धमाकेदार विथ एक्स्ट्रा फैक्ट वाली वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, दिल को छुआ हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और PDF टेलीग्राम से जरूर प्राप्त कर लें। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो भी बच्चे मैथमेटिक्स का वीडियो चाहते हैं, कमेंट किए हैं, उन्हें मैं कल मैथमेटिक्स का वीडियो जो है सवेरे सवेरे प्रदान करने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। उस पर मैं काम कर रहा हूं। जो भी ट्रेंड में है, मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आपको मैथ का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम के अंदर। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।